Hello students, how are you all doing? I hope all of you are doing well. In this video we are studying chapter number 5, measurement of length and motion. Now we are doing part 2 of this chapter. प्रीवियस वीडियो में हमने फिगर 5.5 हम डिस्कस कर रहे थे, करेक्ट पोजीशन ऑफ द आईएसबी। आपने को स्केल से किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट मेजरमेंट मतलब बताना है, तो वो किस तरीके से मेजर करेंगे, तो आपको उसको बिल्कुल टिप देखना है। अब जिस तरीके से स्केल पे ये पेंसिल रखी गई है, तो इस ऑब्जेक्ट को जब इस ऑब्जेक्ट को जिस तरीके से रखा है, तो वो हमने स्टार्टिंग जो उसके आगे से जो थोड़ा सा पार्ट है स्केल का, वहाँ से हमने स्टार्ट नहीं किया, जीरो से स्टार्टिंग की है। और इसका जो एग्जैक्ट मेजरमेंट आ रहा है इस ऑब्जेक्ट का, वो 13.5 तक आ रहा है। तो आप देखेंगे इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए, बी और सी। और जो एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है इस पेंसिल का जो टिप है वो बी पॉइंट पे आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हम करेक्ट पोजीशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की बता सकते हैं। हाउ टू मेजर द लेंथ इफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। किस तरीके से जो है हम लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजर करेंगे जब आपका स्केल टूटा हुआ है। इफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन और द जीरो मार्किंग इज नॉट क्लियर, इट कैन स्टिल बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट। अगर आपका स्केल का एंड टूटा हुआ है और वहाँ पे जीरो से स्टार्टिंग नहीं है, ठीक है, तो फिर भी आप जो है उस किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपका स्केल टूटा है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। With such a scale, use any other full mark of the scale. Say 1.0 centimeter, then you must subtract the reading of this mark from the reading of the other end. For example, in figure 5.6, the reading at one end is 1.0 centimeter and the other end it is 10.4 centimeter. At one end is 1.0 centimeter and at the other end is 10.4 centimeter. Therefore, the length of the object is 10.4 centimeter minus 1.0 centimeter is equal to 9.4 centimeter. देखिए आप फिगर 5.6 जो है इसमें सही तरीका आपको बताया है किस तरीके से जो है आप जो टूटा हुआ आपका स्केल है, तो किसी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से आप मेज़र करेंगे। यहाँ पे हमने एक पेपर ले रखा है, उस पेपर को हमने 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट करके और जहाँ पे उस पेपर का जो एंड हो रहा है वहाँ पे हम देखेंगे कि वो किस सेंटीमीटर तक उसका एंड हो रहा है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है, ये पेपर जो है, ये 10.4 सेंटीमीटर पे इसका एंड हो रहा है और स्टार्टिंग जो है इसकी 1 सेंटीमीटर से स्टार्टिंग की गई है। और हमारा जो स्केल का जो एंड है वो स्केल जो है शुरुआत किया गया था वो 0 से स्टार्ट होता है 1 तक, तो वो वहाँ तक जो है हमारा स्केल टूटा हुआ है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो 1.0 सेंटीमीटर जो है वो 10.4 सेंटीमीटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें एग्जैक्ट लेंथ जो है हमारे ऑब्जेक्ट की पता चल जाएगी कि हमारा जो पेपर है ये 9.4 सेंटीमीटर का इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट है विद द हेल्प ऑफ अ ब्रोकन स्केल। How do visually challenged student measures length? They use scale with raised markings that can be felt by touching them. जो बच्चे देख नहीं सकते वो किस तरीके से लेंथ को मेज़र करते हैं, वो स्केल का यूज़ करते हैं, ऐसे स्केल का यूज़ करते हैं जिन पे नंबर्स लिखे हुए होते हैं और रेज्ड डॉट्स दिए हुए होते हैं। उनको वो टच करके और फील करके जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र करते हैं विजुअली चैलेंज बच्चे। एक्टिविटी 5.1 लेट अस मेजर। किस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं। सिलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू सच एज कोम, ए पेन, ए पेंसिल एंड एन इरेजर टू मेजर द लेंथ। आपको क्या करना है, आपके आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, फिर आपको उसकी लेंथ को मेजर करना है और फिर इस तरीके से आपको ये है टेबल जो है आपको दी गई है 5.2, इसमें आपको ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करके इसको कंप्लीट करना है। तो आप पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स लेंगे जो भी आपके आसपास हैं, जैसे कि इसमें कोम दिया हुआ है, पेन दिया गया है, पेंसिल है और इरेजर है। मेजर द लेंथ्स 1 by 1 यूजिंग अ मीटर स्केल एंड नोट डाउन द मेजरमेंट इन टेबल 5.2। और 1 by 1 क्या है, आप मीटर स्केल का यूज़ करके उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करेंगे और फिर उस तरीके से आप ये टेबल जो आपको 5.2 दी गई है इसको कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने इसमें पहले ऑब्जेक्ट ले लिया है पेंसिल, तो मेरी पेंसिल जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। नेक्स्ट मेरा ऑब्जेक्ट है इरेजर, इरेजर जो है मेरी 5 सेंटीमीटर की है। नेक्स्ट है वाइटनर, वाइटनर जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। और नेक्स्ट लास्ट जो है मैंने दिया है वो लिया है शार्पनर, शार्पनर जो है वो मेरा 4 सेंटीमीटर का है। इस तरीके से आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है
ले सकते हैं और उसकी लेंथ मेजर करके इस टेबल को फिल कर सकते हैं। While writing the length, do not forget to write the unit also. जब आप लेंथ लिख रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की तो आपको उसकी यूनिट को भी मेंशन करना है, उसकी यूनिट को भी लिखना है। उसको लिखना, जो उसकी यूनिट को लिखना, आपको भूलना नहीं है कि आपने सिर्फ नंबर लिख दिया और आपने उसकी यूनिट को नहीं लिखा। Thus your result will consist of 2 parts, और आपका जो रिजल्ट है वो 2 पार्ट में आएगा। One part is number और the other part is the unit of measurement. पहला जो पार्ट होगा उसमें आप नंबर लिखेंगे और दूसरे पार्ट में उस यूनिट जो है उस ऑब्जेक्ट की जो आपने मेजरमेंट किया तो उसकी आपको यूनिट लिखनी है। Some of your friends in the class would have measured the length of the same objects. फिर आपको देखना है कि आपके फ्रेंड्स ने जो ऑब्जेक्ट मेजर किए हैं और आपने जो मेजर किए हैं उनकी लेंथ मतलब सिमिलर है या डिफरेंट है। कंपेयर द लेंथ मेजर बाय यू विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको कंपेयर करना है, आर द मेजर लेंथ द सेम और स्लाइटली डिफरेंट, क्या वो बिल्कुल सेम है या थोड़ा बहुत जो है वो उसमें डिफरेंस है। इफ़ नॉट द सेम डिस्कस द पॉसिबल रीज़न फॉर द डिफरेंसेस। अगर सेम नहीं है तो आपको रीजंस के बारे में डिस्कस करना है कि जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ जो है वो डिफरेंट क्यों है। यूनिट ऑफ लेंथ सच एज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर बिगिन विद द लोअर केस लेटर। जो यूनिट्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जब हम उसकी लेंथ को मेज़र करते हैं तो हम उसमें किलोमीटर का यूज़ करते हैं, मीटर का यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं और मिलीमीटर का यूज़ करते हैं। और हाँ, आप हमेशा ये देखेंगे कि ये जो भी यूनिट्स लिखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर में ही हम लिखते हैं। कभी उनको हम कैपिटल लेटर में सिर्फ एक केस में लिखते हैं, जब स्टार्टिंग से अगर हमें उसकी यूनिट्स को अगर लिखना हो तो हम स्टार्टिंग में अगर वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम कैपिटल में लिखेंगे। अदरवाइज जो आप कोई भी यूनिट्स लिखते हैं किसी भी लेंथ की तो वो हमेशा आप स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। देयर सिंबल्स किलोमीटर, km, m, meter, cm, centimeter and mm, millimeter are also written in lower case letters. आप देखें जो उनके सिंबल्स हैं वो भी स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाएंगे। Are never followed by s for the plural, और कभी भी आप इनके सिंबल्स को के पीछे कभी s नहीं लगाएंगे। KMS नहीं लिखेंगे, MS नहीं लिखेंगे, CMS नहीं लिखेंगे, MMS नहीं लिखेंगे। तो इट मीन्स कि आपको कभी भी इनको प्लूरल में नहीं लिखना है, मतलब इनके एंड में जब भी आप प्लूरल बनाएंगे तो आप एस का यूज़ नहीं करेंगे। नोट दैट अ फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल, और आप ये भी देखेंगे कि जब आप इन सिंबल को लिख लेते हैं तो उसके बाद आप फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करेंगे एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। अगर आप सेंटेंस के एंड में ये सिंबल्स को यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप यूज़ नहीं करेंगे। While writing the length, always leave a space between the number and the unit. जब भी आप लेंथ को लिखते हैं तो आपको थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है नंबर के बाद, ठीक है, फिर आप उसकी यूनिट को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने 13 किलोमीटर लिखा तो 30 लिखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर स्मॉल के, फिर m लिखेंगे। तो ये सारी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है जब भी आप किसी भी यूनिट को लिखते हैं तब। 5.4 Measuring the length of a curved line. Anish and his parents fixed electric string lights on the arcs of the veranda of the house as shown in figure 5.7 for a celebration at home. How would they have measured the required length of the string lights? ये हाउस है, आपको अनीश जो है और उसके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने किसी फेस्टिवल पर डिसाइड किया है कि हमें स्ट्रिंग लाइट्स लेके आनी है। तो जो उनकी लेंथ है, जो स्ट्रिंग लाइट्स जो उनके वरांडा में जो लगनी है, उसकी लेंथ को हम किस तरीके से मेज़र करेंगे। इन केस ऑफ अ कर्व लाइन, मेजरमेंट्स कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप और बाय यूजिंग अ थ्रेड एज शोन इन फिगर 5.8। जिस तरीके से फिगर 5.8 में दिया गया है, किस तरीके से आप जो है कर्व्ड लाइन जो है, उनका जो वरांडा है उसकी कर्व्ड लाइन है, तो उसको हम उसकी जो लेंथ है उसको कैसे मेज़र करेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, या तो फ्लेक्सिबल टेप का यूज़ करेंगे या फिर हम कोई थ्रेड ले लेंगे, उससे जो है हम उस जो वरांडा की जो लेंथ है जो कर्व्ड शेप में है उसको हम मेज़र करेंगे। द थ्रेड कैन देन बी स्ट्रेटन्ड एंड इट्स लेंथ कैन बी मेजर यूजिंग अ मीटर स्केल। फिर हम क्या करेंगे, जब उसकी लेंथ को हम मेज़र कर लेंगे, फिर हम उसको जो उसका थ्रेड है उसको हम सीधा करेंगे, ठीक है, सीधा करके फिर उसको स्केल की हेल्प से जो है हम उसकी लेंथ को मेज़र
करेंगे। 5.5 डिस्क्राइबिंग पोजीशन। अब आपको पोजीशन को डिस्क्राइब करना है कि कौन सी, कोई बच्चा है उसके घर से स्कूल कितनी दूर है और गार्डन कितनी दूर है। तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें स्टूडेंट्स दिए गए हैं, उनकी आपको डिस्टेंस को आपको मेजर करके बताना है, स्कूल से और गार्डन से या फिर बस स्टैंड से। One day the teacher informs her students that she has planned an educational visit to a nearby garden. टीचर ने बच्चों को बोला है कि हम जो है एजुकेशनल विजिट के लिए एक गार्डन में जाएंगे। शी आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रीच देयर डायरेक्टली इन द मॉर्निंग। और उन्होंने बच्चों को ये बोला है कि आप मॉर्निंग में डायरेक्टली जो है वो गार्डन में ही पहुंचे। दीपा एंड हर फ्रेंड्स स्टार्ट डिस्कसिंग वेदर द गार्डन वुड बी क्लोजर देन देयर स्कूल। और दीपा और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं जो गार्डन जो है वो स्कूल से पास है या स्कूल से दूर है। तस्निम एंड पद्मा से दैट द गार्डन वुड बी क्लोजर। तस्निम और पद्मा कहते हैं कि जो गार्डन जो है वो हमारे घर से बहुत पास है। वेल दीपा एंड अनीश फील दैट द स्कूल वुड बी क्लोजर। और दीपा और अनीश कहते हैं कि हमारे घर से तो स्कूल बहुत पास है। हरदीप थिंक्स दैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट एन इक्वल डिस्टेंस। और हरदीप सोचता है और कहता है कि मेरे घर से तो दोनों ही चीज़ें जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं। फिगर 5.9 देखिए, लोकेशन ऑफ अ बस स्टैंड, स्कूल, गार्डन एंड हाउसेस ऑफ दीपा एंड हर फ्रेंड्स। जो दीपा है और उसके जो फ्रेंड्स है उनकी लोकेशन जो है बस स्टैंड से, उनकी घर की क्या लोकेशन है, स्कूल से क्या लोकेशन है, गार्डन से क्या लोकेशन है, तो ये फिगर 5.9 में आपको शो किया गया है। तो देखेंगे सबसे पहले आपको बस स्टैंड दिया गया है, उसके बाद स्कूल है, फिर दीपा का हाउस है, नेक्स्ट फिर अनीश का हाउस है, हरदीप का हाउस है, तस्नीम का हाउस है, पद्मा हाउस है और लास्ट में क्या है, गार्डन है। इस तरीके से जो है वो लोकेशन, जो पोजीशन जो है वो डिस्क्राइब की गई है। हु डू यू थिंक इज करेक्ट? आप किसे सही समझते हैं? ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। क्या सभी लोग सही हैं? फिगर 5.9 देन वाई आर देयर ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट? उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्यों अलग अलग है? दे आर लोकेटिंग द डिस्टेंसेस ऑफ द स्कूल्स एंड गार्डन फ्रॉम द हाउसेस। उन्होंने जो है अपने जो डिस्टेंस हैं स्कूल के, अपना जो उनके घर से जो डिस्टेंस स्कूल का है या गार्डन का है उसके बारे में बताया है। इफ इंस्टीड each of them had thought of distances from a same object or a point, say the bus stand, then the observation would have been same. अगर उनको एक फिक्स पॉइंट बता दिया जाता, ये सेम ऑब्जेक्ट से उन्हें बोला जाता कि आप जो है वो अपने घर का डिस्टेंस बताइए, तो सबकी जो ऑब्जर्वेशन जो है वो डिफरेंट नहीं होती। सबकी ऑब्जर्वेशन तब क्या होती, फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से बस स्टैंड से अगर बोला होता कि आपको बस स्टैंड एक पोजीशन दी गई है, वहाँ से आपको किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है, तो वो सबके ऑब्जर्वेशन उसमें सेम आते। व्हेन डिस्टेंस इज स्टार्टेड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स ऑब्जेक्ट और पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट। अगर आप किसी फिक्स ऑब्जेक्ट से या किसी पॉइंट से आपको डिस्टेंस मेजर करने के लिए बोला जाता है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। अ फ्यू डेज लेटर हरदीप टेल हिज फ्रेंड्स एक्साइटेडली। कुछ दिनों बाद जो हरदीप जो है वो अपने दोस्तों से बोलता है, लेट अस गो ऑल टू द प्लेग्राउंड, चलो प्लेग्राउंड में चलते हैं। द स्पोर्ट्स टीचर वांट्स अस टू हेल्प हर टू ड्रॉ लाइंस विद चूना पाउडर लाइमस्टोन फॉर मेकिंग द कबड्डी कोड फॉर द स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे वाले दिन कबड्डी का कोड जो है वो ड्रॉ करना है, तो उसके लिए जो है जो स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं उन्होंने उनको बोला है कि आप जो है वो चूना पाउडर से, जो है चूना पाउडर को हम लाइमस्टोन का पाउडर भी बोलते हैं, उससे आपको कबड्डी का कोड बनाना है। पद्मा, वी विल नीड अ लॉन्गर मेजरिंग टेप, लेट अस टेक इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम। पद्मा बोलती है कि इसके लिए हमें एक मेजरिंग टेप की रिक्वायरमेंट होगी और इसे मैं स्पोर्ट्स रूम से लेके आती हूँ। फिगर 5.10 दीपा, लेट अस फर्स्ट डिसाइड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच we will measure the distance to start drawing the lines. Let us call this our reference point. जो दीपा है वो ये बोलती है कि पहले हमें ग्राउंड पे कुछ भी ड्रॉ करने से पहले हमें एक पॉइंट मान लेते हैं, फिर उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें डिस्टेंस कितने, कौन सी लाइन कितने डिस्टेंस पे रखनी है, लेफ़्ट में कितनी बड़ी लाइन होनी चाहिए, राइट में कितनी बड़ी लाइन होनी चाहिए और बीच में उसके कितना डिस्टेंस होगा। तो इस तरीके से हमें जब अगर कोई भी पॉइंट, अगर हमें कुछ भी ड्रॉ करना है, कोई भी डिस्टेंस अगर हमें
बताना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। हमें सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जो है उस कोड को ड्रॉ कर सकते हैं। फिगर 5.11 में देखिए, ड्रॉइंग लाइंस फॉर कबड्डी कोर्ट। लाइंस ड्रॉ की गई हैं कबड्डी के कोर्ट के लिए। तो हमने सबसे पहले जो है इसमें देखिए रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ, रेफरेंस पॉइंट से हमने सारी जो लाइंस की स्टार्टिंग की है, वहीं से सारी लाइंस जो है वो स्टार्ट हुई हैं। और बीच में कितना हमें डिस्टेंस रखना है, कितनी लाइंस बनानी है, वो सारा जो है वो रेफरेंस पॉइंट से ही स्टार्ट होता है। After a few days, Padma was traveling by a bus to visit her grandparents in Delhi. She was eager to reach Delhi and was reading the kilometer stones on the sides of the road. कुछ दिनों बाद पद्मा जो है वो बस से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जो है वो दिल्ली जा रही है और शी वॉज ईगर टू रीच दिल्ली एंड वॉज रीडिंग द किलोमीटर स्टोन्स ऑन द साइड ऑफ द रोड। और वो बहुत ज़्यादा ईगर है जब वो देखती है कि किलोमीटर जो स्टोन्स पे लिखे हुए होते हैं साइड रोड के साइड में, उन सब चीज़ों को जब वो देखती है कि अभी 70 किलोमीटर है, अभी हमने इतना किलोमीटर कवर कर लिया, तो उससे देखिए बहुत ज़्यादा ईगर हो रही है। ऑन वन ऑफ द किलोमीटर स्टोन्स इट वॉज रिटन दिल्ली 70 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर का जो एक स्टोन है किलोमीटर का है, वो उस पर लिखा हुआ है कि दिल्ली जो है अभी 70 किलोमीटर है। फिगर 5.12, फर्दर ऑन द नेक्स्ट किलोमीटर। फिगर 5.12 में आप देखिए किलोमीटर का स्टोन दिखा रखा है कि दिल्ली जो है अभी 70 किलोमीटर है। फर्दर ऑन द नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन रीच 60 किलोमीटर। आप जब वो नेक्स्ट किलोमीटर पे जब आप पहुंचते हैं, वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे जो स्टोन है उस पर 60 किलोमीटर लिखा हुआ है किलोमीटर स्टोन पे। Each kilometer stone indicated to her that she was getting closer to her grandparents' house. और हर जो किलोमीटर स्टोन है वो उसको ये बताता है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस के कितने पास आ गई है। These kilometer stones indicate her distance from Delhi. और ये जो किलोमीटर स्टोन्स है वो हमें ये बता रहा है कि अभी दिल्ली हमारे जो डेस्टिनेशन है दिल्ली में, वहाँ से अभी हम कितने दूर हैं, कितना डिस्टेंस अभी हमें कवर करना है। सो दिल्ली इज़ द रेफरेंस पॉइंट इन दिस सिचुएशन। तो जो दिल्ली जो है इस फिगर में, फिगर 5.13 में भी पोजीशन जो है किलोमीटर स्टोन्स की विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली एज अ रेफरेंस पॉइंट दिखाई गई है। तो दिल्ली जो है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो दिल्ली रेफरेंस पॉइंट दिया हो गया है। उसके बाद जो है किलोमीटर्स का जो पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है फिगर 5.13 में। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि अभी हमने कितना डिस्टेंस अभी हमें कवर करना है, जो हमारा डेस्टिनेशन है दिल्ली पहुंचने में, उसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना है। व्हाट डू सच किलोमीटर स्टोन्स इंडिकेट। जो किलोमीटर स्टोन्स है वो हमें क्या बताते हैं? किलोमीटर स्टोन्स हमें ये बताते हैं कि अभी हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है और अभी हमने कितना कर लिया है। हाउ कुड पद्मा कंक्लूड दैट शी वॉज गेटिंग क्लोजर टू हर डेस्टिनेशन। पद्मा ये कैसे बता सकती है कि अभी हम कितने क्लोज आ गए? वो किलोमीटर्स की हेल्प से बता सकते हैं कि हमने अभी कितना डेस्टिनेशन कवर किया है और कितना अभी करना है। If the kilometer stone reaches Delhi 70 km as shown in figure 5.13, we can say that the position of Padma is 70 km. जिस तरीके से हमने किलोमीटर स्टोन्स में पढ़ा कि दिल्ली अभी 70 किलोमीटर शो किया जा रहा है, फिर हमने देखा वी कैन से दैट द पोजीशन ऑफ पद्मा इज 70 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। तो पोजीशन जो है पद्मा की वो भी क्या 70 किलोमीटर ही है दिल्ली से। व्हेन द किलोमीटर स्टोन रीच दिल्ली इज 60 किलोमीटर, द पोजीशन ऑफ पद्मा इज 60 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। तो इसमें बोला है कि जब पोजीशन जो है दिल्ली की 70 किलोमीटर है या 60 किलोमीटर है, तो जो पोजीशन जो है पद्मा की वो भी क्या सेम है। Thus, this means that the position of a Padma with respect to the reference point is changing with time. तो ये चीज़ बता रही है, इसमें क्वेश्चन किया गया है कि जो रेफरेंस पॉइंट जो हमने लिया है टाइम के अकॉर्डिंग जो वो चेंज हो रहा है, तो पद्मा की पोजीशन में भी चेंज हो रहा है। When does the position of an object change? पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की कब चेंज होगी? पोजीशन जब किसी ऑब्जेक्ट की कब चेंज होगी? जब उसका जो किलोमीटर स्टोन्स है वो जब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो वो कम होता चला जाएगा, तो उसका जो पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। डज इट चेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो क्या कोई बदलाव आता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं? तो इसमें जो ये बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है
वो उसको हमें जो है उसके रेफरेंस पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है या उसकी जो पोजीशन जो है वो रेस्ट पे है। 5.6 मूविंग थिंग्स। एक्टिविटी 5.2 लेट अस एक्सप्लोर। अब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, मूविंग थिंग्स के बारे में। लुक अराउंड एंड प्रिपेयर लिस्ट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन मोशन एंड 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर एट रेस्ट। आप अपने आसपास देखेंगे, आपको ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं जो ये बताते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं वो मोशन में हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स आपको ये बताने हैं जो रेस्ट में है। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.3, और आपको ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है और टेबल 5.3 में फिल करनी है। थिंक अबाउट हाउ यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट वॉज इन मोशन और एट रेस्ट। आप खुद ये सोचेंगे किस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है वो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और कैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की पोजिशन पे है। राइट योर एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन इन टेबल 5.3, और आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है, जस्टिफिकेशन भी बताना है, और इस तरीके से आपको टेबल 5.3 जो है वो कंप्लीट करनी है। ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड अस, ऑब्जेक्ट्स इन मोशंस, जस्टिफिकेशन, और ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, जस्टिफिकेशन। तो आपको जस्टिफिकेशन भी देना है और ऑब्जेक्ट्स भी बताना है कि मोशन में है कि रेस्ट में। तो ये टेबल मैं आपको ओरली बोल रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट है काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक जो काव है, गाय है, वो खेत में घास चरने के लिए गई हुई है। तो आप देखेंगे जो जब वो काव जो जैसे जैसे वो ग्रेजिंग कर रही है तो वो अपनी पोजीशन को भी चेंज करती है। वो जैसे जहाँ से उसने ग्रेजिंग कर ली है तो वहाँ ग्रेजिंग ख़त्म हो जाती है, तो वो आगे की अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करती चली जाती है। द काउ चेंजेस पोजीशन वाइल ग्रेजिंग। तो काउ क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है जब वो घास को खा रही है। नेक्स्ट है बाइसिकल ऑन द रोड। जब कोई बाइसिकल रोड पे चलती है तो बाइसिकल क्या करती है, मूव करती है। तो जैसे जैसे बाइसिकल मूव करती है तो वो जो ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोजीशन भी क्या होती है, वो चेंज होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। कार ड्राइविंग बाय, कार हम ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, तो तब क्या होता है, पोजीशन जो होती है रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है इसमें भी जो पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। कार जो है वो मूव कर रही है वन प्लेस टू अनदर, तो इस तरीके से जो है कार की भी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। पीपल वॉक्स इन द पार्क। जब हम लोग वॉक करते हैं किसी भी गार्डन में या पार्क में, तो हमारी भी पोजीशन जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाकर क्या होती है, चेंज हो जाती है। द पीपल आर चेंजिंग द पोजीशन वाइल वॉकिंग। जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तो हमारी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। ट्रेन मूविंग ऑन द ट्रैक। जब ट्रेन मूव करती है तो ट्रेन की भी पोजीशन चेंज होती है वन स्टेशन टू अनदर। तो इस तरीके से आपको ये जस्टिफिकेशन इसमें कंप्लीट करना है। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। कौन से ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होते हैं तो उनका जस्टिफिकेशन अभी हमको बताना पड़ेगा, वो कैसे रेस्ट पे हैं। ट्री जो होता है वो रिमेन इन द सेम पोजीशन, वो फिक्स होता है अपनी पोजीशन, वो कभी भी मूवमेंट नहीं करता। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। नेक्स्ट देख लीजिए आप, चेयर इन द क्लासरूम। आपके क्लासरूम में चेयर रखी हुई है, तो चेयर जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, ठीक है, वो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे लोकेटेड है। नेक्स्ट आप देख लीजिए इसी तरीके से स्टैचू। आपने कोई भी स्टैचू देखा तो स्टैचू जो है वो फिक्स होता है अपनी प्लेस पे, वो कभी बिना हिलाए डुलाए कभी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है। नेक्स्ट आप देख लीजिए रॉक ऑन द ग्राउंड। बड़े बड़े पत्थर होते हैं ग्राउंड के ऊपर, तो रॉक जो होते हैं वो कभी भी अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज नहीं करते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये रेस्ट पोजीशन पे हैं। Compare and analyze your justification. How can one decide if an object is in motion or at rest? फिर आपको compare भी करना है और analyze भी करना है justification को, और आपको ये भी देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन पे है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की पोजीशन पे है। An object is said to be in motion if its position changes with respect to the reference point with time. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को तभी चेंज करता है जब हमने एक रेफरेंस पॉइंट हम के रेस्पेक्ट में, जब उसको रेफरेंस पॉइंट को टाइम के रेस्पेक्ट में बताते हैं, तो कोई भी उस टाइम पे क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा होता है। If an object is not changing its position with respect to the reference point with time, it is said to be rest. हाँ,
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में और विद टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो हमेशा रेस्ट पे है। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल दिया था आपको ट्री। दीपा लुक्ड अराउंड हर इन द बस एंड नोटिस दैट ऑल द पैसेंजर्स वर सिटेड। दीपा जो है अपने आसपास देख रही है बस के अंदर कि सारे पैसेंजर्स जो हैं वो अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। शी लुक्ड अराउंड अगेन आफ्टर अ मिनट एंड फाउंड देम स्टिल ऑक्यूपाइंग द सीट्स। वो बार बार देख रही है कि ये लोग जो हैं वो अपनी ही जगह पे बैठे हुए हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। शी वंडर्ड आर दे मूविंग। अब वो सोच रही है ये लोग क्या मूव नहीं कर रहे हैं, एक जगह एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। She looked around again after a minute and found them still occupying their seats. She wondered are they moving. She concluded that the position of the passengers was not changing with time. वो देख रही है कि जो पैसेंजर जो उसमें बैठे हुए हैं, जो एक जगह से चल के आए हैं कहीं से भी, तो वो अपनी ही सीट पे बैठे हुए, वहाँ से वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहे हैं, उनकी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। Therefore they were certainly at rest. तो वो किस पोजीशन पे? रेस्ट पोजीशन पे। However, when she looked outside, जब वो बाहर देखती है, she felt that they were in motion as the position was changing with respect to the things outside. जब वो अपनी बस में जो वो बैठी हुई है, जब वो खिड़की से बाहर देखती है कि जो कोई बिल्डिंग है, वो जैसे जैसे उनकी बस ट्रेवल कर रही है, तो वो बिल्डिंग जो है वो भी मूव कर रही है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो चीज़ें उसने बाहर देखी हैं वो चीज़ें क्या हैं? मोशन में हैं। The reference point is important in deciding whether an object is at rest or in motion. जो reference point है वो हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की पोजीशन में है या मोशन की पोजीशन में है। If Deepa consider herself or the bus as a reference point, then passengers were at rest. आपने देखा जो दीपा जो है उसने वो बस में बैठी हुई हैं, तो वो जो है उनका रेफरेंस पॉइंट है जो है, देन पैसेंजर्स वर एट इट। पैसेंजर्स भी जो हैं वो रेस्ट पोजीशन पे है और दीपा की जो बस है वो रेफरेंस पॉइंट पे है। दीपा जो है वो अपने आप को और बस को क्या मान रही है? रेफरेंस पॉइंट मान रही है, और जो पैसेंजर्स हैं वो रेस्ट की पोजीशन पे है। हाउएवर इफ शी कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस, लेकिन जब वो बस से कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर देख रही है, चाहे बिल्डिंग देख रही है, चाहे ट्रीज देख रही है, तो एज अ रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग देन द पैसेंजर एंड द बस वर इन मोशन। तो जो बस है और जो पैसेंजर है ये सब किस पॉइंट क्या है? मोशन में है। सपोज यू आर ट्रेवलिंग ऑन अ शिप विच इज मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ काम सी। सपोज कीजिए कि आप एक शिप में ट्रेवल कर रहे हैं और जो कि कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, ना वो आपको वो एक ही स्पीड से चल रहा है, ना वो स्लो चल रहा है ना वो फास्ट चल रहा है, ठीक है। सपोज देयर इज़ नो विंडो ऑन द शिप, और देखिए उस जहाज के अंदर कोई भी विंडो नहीं है। इज़ देयर एनी वे दैट यू कैन डिटरमाइन वेदर द शिप इज़ मूविंग और द स्टेशनरी। तो कोई ऐसा तरीका है जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये शिप जो है वो मूव कर रहा है या फिर रुका हुआ है। तो जब भी शिप में जब मूव करते हैं तो जो सेम जो स्पीड होती है, तो हमें फील ही नहीं होता कि हम जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। वी वुड नॉट फील एनी फोर्स, और अगर जब शिप की स्पीड ही हमें पता नहीं चल रही कि वो तेज़ है या कम है, तो हमें कोई भी फोर्स महसूस नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस तरीके से जो शिप जो है वो हमें ये लगता है कि शिप जो है उसकी जो स्पीड है वो ना हमें उसकी हाई स्पीड का पता चल रहा है ना उसकी लो स्पीड का पता चल रहा है। 5.7 टाइप्स ऑफ मोशन। अब हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के मोशंस होते हैं। एक्टिविटी 5.3 लेट अस एक्सप्लोर। एक्टिविटी 5.3 को अब हम और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे उसको पढ़ के। टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। आप एक रबर लीजिए, रबर मीन्स इरेजर, और उसको उठा के आप ऊपर से नीचे की ओर डालिए। ऑब्जर्व इट्स मोशन, फिर आप उसका मोशन जो है उसको देखिए कि उसमें किस तरीके का मोशन हो रहा है। डज इट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, क्या जो मोशन जो हो रहा है इरेजर में वो क्या सीधी एकदम सीधा लाइन में जो है जो भी मोशन हो रही है वो सीधी लाइन में उसकी मूवमेंट हो रही है। व्हेन एन ऑरेंज ड्रॉप्स फ्रॉम द ट्री, जब कोई भी
पेड़ है उससे चाहे ऑरेंज गिर रहा है या मैंगो गिर रहा है, तो क्या वो एकदम सीधी लाइन में गिर रहा है? डज इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन? हैव यू सीन द रिपब्लिक डे परेड? क्या कभी आपने रिपब्लिक डे की परेड देखी है? तो उसमें जो वो लोग मार्च पास्ट करते हैं बच्चे, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में करते हैं। रिकॉल द मार्च पास्ट ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द परेड। आप याद कीजिए जो मार्च पास्ट जो बच्चे करते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में करते हैं। डू दे मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ? क्या वो बिल्कुल सीधे लाइन में ही चलते हैं? व्हेन अ हैवी बॉक्स इज पुश्ड, जब अब कोई बड़ा सा बॉक्स है, जब उसको थोड़ा सा पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो क्या वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है? इट में ऑल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। When an object moves along a straight line, its motion is called linear motion. जब कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है, तो वो जो मोशन जो होता है उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। आइडेंटिफाई सच लीनियर मोशन इन योर सराउंडिंग्स। इस तरीके से आप देखेंगे आपके जो इस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं लीनियर मोशन के, जो आपके आसपास हो रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखिए, जो पहला एग्जांपल जो है कि रबर जो इरेज़र जो है, जब आपने इरेज़र को नीचे की ओर जब डाला है तो वो किस मोशन में गया है? तो वो लीनियर मोशन में गया, स्ट्रेट लाइन में जो है वो इरेज़र ऊपर से नीचे आई है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें एक बच्चा है जो बॉक्स को पुश कर रहा है, ये भी लीनियर मोशन में ही मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट, ये बॉक्स जो है वो लीनियर मोशन मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। एक ही लाइन में जब कोई चीज़ मूव करती है तो उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए, जैसे ये ऑरेंजेस हैं या एप्पल है, कोई भी आप फ्रूट्स ले लीजिए, जब वो ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं तो वो भी स्ट्रेट लाइन में ही गिरते हैं, लीनियर मोशन में ही गिरते हैं। फोर्थ एग्जांपल में ये परेड है, जो बच्चे जो हैं खड़े हैं, जो मार्च पास्ट कर रहे हैं, वो लीनियर मोशन में ही कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में कर रहे हैं। बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? क्या सारी चीज़ें हमेशा सीधी ही लाइन में होती हैं? सारे ऑब्जेक्ट क्या सीधे ही मूव करते हैं? यू माइट हैव एंजॉय प्लेइंग ऑन स्विंग्स एंड मैरी गो राउंड्स। आपने कभी झूला झूला होगा, ठीक है, मैरी गो राउंड्स वाला झूला झूला होगा, तो आर दीज टाइप्स ऑफ मोशन ऑल्सो लीनियर मोशन? क्या उनमें भी लीनियर मोशन ही होती है? एक्टिविटी 5.4, लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलो हम इसके बारे में पता लगाते हैं। टाई एन इरेजर और अ पटेटो एट वन एंड ऑफ अ थ्रेड। आप क्या करेंगे? इरेजर लेंगे या फिर आप पटेटो ले लीजिए, उसको थ्रेड में बांध दीजिए। होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड विद योर हैंड एंड वाइल इट। फिर आपको क्या करना है? उसको आप जहाँ पे आपने उसको थ्रेड से आपको लटकाना है, उसके एंड पॉइंट पे आपको पकड़ना है, फिर उसे घुमाना है, ठीक है। ऑब्जर्व इट्स मोशन, आपको देखनी है उसकी मोशन कैसी हो रही है। इज द मोशन ऑफ द इरेजर द सेम एज दैट ऑफ अ मैरी गो राउंड? क्या जो मोशन जो है इरेजर की वो बिल्कुल सेम है जिस तरीके से मैरी गो राउंड वाले झूले में जो मोशन होता है? When an object moves around a circular path, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कल की फॉर्म में होता है, ठीक है, गोल गोल घूमता है, तो उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। When an object moves along a circular path, its motion is called circular motion. कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल की गोल गोल घूमता है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। फिगर 5.15 में सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल जो अभी हमने ऊपर पढ़े, तो देखिए ये बच्ची जो है उसने इरेजर को बांधा है और उसको किस तरीके से सर्कल में घुमा रही है, तो ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। ये मैरी गो वाला झूला है, ठीक है, मैरी गो राउंड्स वाला, इसमें भी कौन सा मोशन हो रहा है? इस झूले में, इसमें भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है सर्कल की तरह। Activity 5.5, let us investigate. Tie an eraser or a potato at one end of a thread. आपको ये जो है इस भी सॉरी अभी जो हम इस जो यहाँ पे जो एक्टिविटी करेंगे इसमें भी आपको इरेजर का यूज़ करना है और या फिर पटेटो का यूज़ करना है, उसको भी थ्रेड में आपको बांधना है। हैंग द इरेजर बाय होल्डिंग द अदर हैंड एंड ऑफ द थ्रेड, कीप योर हैंड स्टेडी। फिगर 5.16 में आप देखो, जो आपको इस बच्ची ने क्या किया है, इरेजर को बांधा है, ठीक है, फिर उसको ऊपर से नीचे की ओर लटकाया है। यूजिंग द अदर हैंड टेक द इरेजर स्लाइटली टू वन साइड एंड देन रिलीज।
फिर आपको क्या करना है, एक साइड से थोड़ा सा उसको पुश करना है इरेजर को, और फिर देखिए, फिर उसको आपको छोड़ देना है। डज इट स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो, तो आप देखेंगे जो ये जो इरेजर है ये टू आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट करेगी, ठीक है, वापस से उसी पोजीशन पे आ जाएगी जहाँ से वो मतलब कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जब मूव करेगी तो सेम पोजीशन पे आ जाएगी। इस मूवमेंट को हम कहते हैं टू एंड फ्रो, आगे और पीछे। इट इज इट्स मोशन सिमिलर टू द मोशन ऑफ अ स्विंग, जो ये मोशन हो रहा है इसके अंदर, वो झूले जैसे जिस तरीके से हम झूला झूलते हैं तो वो सेम उसी तरीके का मोशन हो रहा है इस ऑब्जेक्ट में भी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स पोजीशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है, आगे पीछे मूव करता है, तो उसको और एक फिक्स पोजीशन से करता है, इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। जब एक ही पोजीशन से वो आगे पीछे की ओर मूव करता है उसे हम कहते हैं टू एंड फ्रो, और जो इसमें और एक फिक्स पोजीशन से मोशन होती है इसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। और ये मूवमेंट एक ही जगह से होती है, वो आप उसकी पोजीशन को बार बार रिपीट करते हैं, वही पोजीशन जो है बार बार रिपीट होती है, उसी को हम टू एंड फ्रो बोलते हैं। एक्टिविटी 5.6 लेट अस इन्वेस्टिगेट। एक्टिविटी 5.6 में हम पढ़ेंगे और टेक अ थिन मेटल स्ट्रिप ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पतली सी आपको स्ट्रिप लेनी है। होल्ड इट्स वन एंड प्रेस टू अ टेबल, यू मस्ट यूज़ अ फ्यू बुक्स और ब्रिक टू होल्ड इट। आपको आपको बुक्स लेनी है या फिर कोई भी आप ईंट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा ले लीजिए। फिर आपको क्या करना है, प्रेस द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप स्लाइटली एंड लेट इट गो। आपको जो स्ट्रिप है उसको बुक के नीचे रख देना है, ठीक है, उसके ऊपर से आपको बुक रखनी है। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ दिस एंड ऑफ द स्ट्रिप। आप देखेंगे किस तरीके का मोशन जो है, जो ये स्ट्रिप है उसमें हो रहा है। तो जो मोशन जो हो रहा है स्ट्रिप में वो ऊपर नीचे की ऊपर या फिर आप नीचे देखेंगे एक ही जगह मूव हो रहा है और बार बार वही पोजीशन जो है वो उसी पोजीशन में मूव कर रहा है। जो स्ट्रिप है ये उसी पोजीशन में मूव कर रही है। डज इट मूव अप एंड डाउन, ऊपर या फिर नीचे, इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो ये भी जो है ये किसका एग्जाम्पल है, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। फिगर 5.17 ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ मेटल स्ट्रिप। इसमें दिखाया गया है, आपने एक टेबल के ऊपर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक स्ट्रिप रखी है और उसके ऊपर से बुक्स रख दी गई हैं। तो जब आप उसको थोड़ा सा अगर दबा देंगे, बुक के नीचे स्ट्रिप को रखेंगे तो थोड़ा सा वो मूवमेंट करेगी, और जो मूवमेंट करेगी वो अप एंड डाउन करेगी। तो इस मूवमेंट को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। If an object repeats its path after a fixed interval of time, its motion is said to be periodic. जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रिपीट करता है अपने पाथ को, ठीक है, और एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद करता है, बार बार करता है, तो जो भी उसमें मोशन क्या होता है, गति, जो भी उसमें गति होती है, जो भी मोशन होता है उसको हम पीरियोडिक कहते हैं। मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट है वो मतलब रिपीट कर रहा है अपने जो उसका जो प्रोसेस है वो फिक्स टाइम के बाद जब रिपीट करता है उसको हम पीरियोडिक कहते हैं। व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में होता है, इट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन। तो वो फिर सर्कल में घूमता है। जो भी ऑब्जेक्ट मतलब सर्कुलर पाथ में होता है तो वो गोल गोल घूमता है, सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ में घूमता है तो वो गोल गोल घूमता है। An object in oscillatory motion also repeats its motion while moving to and fro। और जो कोई भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन में होता है वो भी अपने मोशन को रिपीट करता है, लेकिन वो जो मोशन रिपीट करता है वो टू एंड फ्रो करता है। तो बोथ सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक इन नेचर। और जो सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो बार बार रिपीट होता है, इसीलिए इसको पीरियोडिक इन नेचर बोलते हैं। एक्टिविटी 5.7 Let us identify. Look at the picture of a children's park. आप बच्चों की पिक्चर देखेंगे, बच्चे जो हैं वो पार्क में विजिट कर रहे हैं, विजिटर चिल्ड्रन पार्क विजिट करने आए हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन। और आप देखेंगे जब बच्चे जो हैं जब पार्क में आए हैं तो
कई प्रकार के उसमें झूले हैं, तो उसमें किस तरीके का मोशन हो रहा है। कई प्रकार के मोशंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। क्लासीफाई दैम एज अ लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। आपको ये बताना है कि जो बच्चे जो झूले पे झूल रहे हैं, जो पार्क में आए हैं, तो वो कौन से मोशन में झूला झूल रहे हैं, लीनियर है वो, या सर्कुलर है, या फिर ऑसिलेटरी मोशन है। लिस्ट दैम इन टेबल 5.4, और आपको इस तरीके से टेबल 5.4 को कंप्लीट करना है और जस्टिफिकेशन भी देना है कि व्हाई यू पुट ईच इन सर्टेन कैटेगरी। क्यों आपने उनको लीनियर की कैटेगरी में डाला है, क्यों आपने उनको सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में डाला है, क्यों आपने उनको ऑसिलेटरी मोशन की कैटेगरी में डाला है, तो उसका आपको जस्टिफिकेशन भी देना है। फिगर 5.418, फिगर 5.18 टाइप्स ऑफ अ मोशन ऑब्जर्व इन अ चिल्ड्रंस पार्क। आप देखेंगे किस तरीके का मोशन जो है आप ऑब्जर्व करेंगे जो बच्चे पार्क में आए हैं। तो आप पहला आप देख लीजिए स्विंग। स्विंग स्विंग वाला जो झूला है जिस पे बच्चे झूल रहे हैं, इसका जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन है। और ये कैसा मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, बैक एंड फोर्थ, इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है स्विंग में। नेक्स्ट आप देखिए सीसॉ। सीसॉ जो वाला झूला है उसमें किस तरीके का मोशन हो रहा है, उसमें सर्कुलर सीसॉ वाले झूला में भी आप देखेंगे ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। इसमें जो मूव कर रहे हैं, जो झूला जो है वो टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं। बच्चे जो दो पार्टनर बैठे हुए हैं, एक नीचे जाता है तो एक ऊपर आता है, तो इस तरीके से इस झूले में भी जो है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रही है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें स्लाइड। जो स्लाइड वाला झूला है उसमें किस तरीके का मोशन हो रहा है, स्लाइड वाला झूला है उसमें आप देखेंगे स्लाइड वाले झूले में लीनियर मोशन हो रहा है, ठीक है, क्यों बच्चा जो है उसमें मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में। ओके, नेक्स्ट आप देखिए इसमें जो है वो ये क्या कहते हैं, स्किपिंग रोप वाला जो बच्चा है ये स्किपिंग रोप कर रहा है, तो ये किस तरीके का मोशन हो रहा है इसमें जो मोशन हो रहा है वो सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ में जो है वो जो आपकी ये स्किपिंग रोप है वो मूव कर रही है। तो इस तरीके से हमने फिगर 5.18 को पढ़ा भी, तो हमने टाइप्स ऑफ मोशन ऑब्जर्व किया चिल्ड्रन पार्क में, किस तरीके के बच्चे जो हैं वो पार्क में जब झूला झूल रहे हैं तो किस किस टाइप के मोशन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अभी हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।